तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग और अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो कि बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले। क्या आप आईएनसी को भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का दर्जा दे सकते हो, कह सकते हो कि आईएनसी भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी? बताओ। कोई भी, हाँ बिल्कुल है ना। देखो, आईएनसी बनी ही इसी पर्पज से थी कि वो पॉलिटिकल एसोसिएशन है। पॉलिटिकल एसोसिएशन का ये मतलब था यहाँ पर उनको सरकार के साथ बार्गेन करके क्या करना है, इसमें पोजीशन चाहिए। मतलब इंडियन लीडर्स को पोजीशन चाहिए सरकार के साथ बार्गेन करके। तो उनको क्या करना है कि बार्गेनिंग बार्गेनिंग करके जो हुकूमत है, जो सरकार जो चल रही है, उसमें इंडियंस का भी योगदान हो, उनको एक कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है। इस वजह से अब चाहे प्रेयर्स एंड पिटिशंस की बात हो या मेमोरेंडम की बात हो या फिर बहुत सारे लोगों को छोड़ने की बात हो, देखो पर्पस तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल है ही। फिर चाहे हमें 50% योगदान मिले सरकार में, सरकार को चलाने का, या फिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाए और 100% पूरा योगदान मिले। आगे चलकर टाइम टू टाइम कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहे ना, लेकिन है तो कुल मिलाकर ये सारी बातें पॉलिटिकल एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड ही। राइट। कांग्रेस की नींव कभी भी इकोनॉमिक गोल्स, सोशल गोल्स इनके लिए बना था क्या? वो अलग बात है कि साइड में लीडर्स ये वाला काम करते रहेंगे, लेकिन आईएनसी की जो नींव है, इज इट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक या सोशल है? पॉलिटिकल है ना, अपनी कोर वैल्यू में जो जड़ है उसकी। हाँ या ना? ठीक है। लेकिन आईएनसी एकदम से तो नहीं बन गई थी। आईएनसी से पहले छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो बनी, एक बार के लिए हम उनको जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की कोई पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जो वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स थे, दे डोमिनेटेड मोस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन द अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। मैंने आपको बोला था ना, बड़ी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस के ऊपर एक ब्लेम लगती है कि ये सूट बूट वाले लोग हैं और गरीब जनता के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, इनको बस अपना फायदा चाहिए और प्रेयर्स एंड पिटिशंस का ये सहारा लेते हैं। तो जो अमीर लोग, जो अमीर वर्ग था भारत का, और जो एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स थे, वो पॉलिटिकल एसोसिएशन को शुरू शुरू में डोमिनेट करते हैं आईएनसी के बनने से पहले, इन द अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब जितनी भी जो एसोसिएशंस बनी कांग्रेस से पहले, उनका नेचर क्या था? देवर लोकल और रीजनल इन कैरेक्टर। लेकिन आईएनसी कैसी थी? आईएनसी का बेस कैसा था? पैन इंडिया, पूरे इंडिया में फैली हुई थी ना शायनी। बड़ी सारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, दे डिमांडेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है? भारत के लोगों को, मतलब हिंदुस्तानियों को जगह मिलनी चाहिए। किस चीज के अंदर जगह मिलनी चाहिए? किस चीज के अंदर जगह मिलनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट का पार्ट बनाना चाहिए उनको। एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ये सारी बातें हिंदुस्तानियों ने, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कही, अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने बातें पेश करी गई, लंबी लंबी दरख्वास्त कर कर, इन लेंदी पिटीशंस। तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हमें जो 19वीं शताब्दी के अंदर जो देखने को मिलती है, ठीक है, तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में जो शुरुआत होती है उनकी, देवर डोमिनेटेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास लाइक लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, जिनका एक बड़ा पर्सपेक्टिव था और बहुत बड़ा एजेंडा था। ठीक है। अब बड़ा पर्सपेक्टिव और बहुत बड़ा एजेंडा क्या है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, यही वाली बातें कि मोस्ट ऑफ देम डिमांडेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंडियन एसोसिएशन विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये पढ़े लिखे जो लोग थे ना, ये साले थे भिखमंगे। भिखमंगे इसलिए बिकॉज ये किस पे रिलाई करते थे? पेटिशंस एंड प्रेयर्स पर। अंग्रेजी हुकूमत जब 1857 की क्रांति हुई थी, उससे नहीं डरी वो कभी भी। ये आप मतलब ये जो जितने भी लोग हैं, आप अगर उस टाइम पर 1857 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जब 1857 की क्रांति में जब लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह करा, आवाज उठाई, हथियार उठाए, तब ये नहीं डरे। अब तो फिर भी ये सबको छोड़कर ये इनसे दरख्वास्त करने की कगार पर आ रहे हैं। ये सुनेंगे? बताओ, सुनेंगे? नहीं। अंग्रेजों के क्या हो जाएंगे इस टाइम पर? डेफ ईयर्स, बहरे कान।
लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी इस्टेब्लिश हुई, क्या क्या उनकी रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी, और उन्होंने क्या क्या अचीव करने की कोशिश करी। हम चलते हैं सबसे पहले बंगाल की तरफ, ईस्ट इंडिया की तरफ, और वहां पर बात करते हैं कि बंगाल के अंदर अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी थी। नंबर 1, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इट वॉज फाउंडेड इन 1836 बाय राजा राम मोहन रॉयस एसोसिएट, जो उनके साथ जो लोग जुड़े थे, एंड ये पहली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो कि भारत में बनी थी। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसने किसके लिए काम करा? इसने डिमांड करी कि रिफॉर्म्स आने चाहिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। कैसे? कि एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय मूल के लोगों को भी शामिल करा जाए। अगर अंग्रेज कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं तो उसमें भारतीय लोगों को भी इंक्लूड करा जाए। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बनवाए अंग्रेज, और ये सारी डिमांड इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी, ब्रिटेन तक, यूके तक भिजवाई। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ बंगाल। कि लोगों को जो शिक्षा और तालीम जो मिलनी चाहिए वो बंगाली भाषा में मिले, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, और जैसा लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, वहाँ पर लोगों को लिटरेट करा जाए, उनकी वर्नाकुलर लिटरेचर के साथ फेमिलियर करा जाए बंगाल में। ठीक है, अब ये कोई डिमांड नहीं थी उनके सामने, मतलब इन लोगों ने इसके लिए काम करा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, नाम है ऑर्गेनाइजेशन का बंग भाषा प्रकाशिका सभा। उसके बाद नंबर 1 तो ये हो गई, बंगाल की बात तो हो रही है अभी सारी की सारी, ओके, ईस्ट इंडिया की। उसके बाद जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन को लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला जाता है। ये स्टैब्लिश हुई थी लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन थे इसके फाउंडर्स? द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर एंड राधाकांता देव। यहां पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत हुई थी, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन मेथड्स का यूज करा था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन मेथड मतलब ये होते हैं कि आप ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए अगेन आप पिटीशन भेज रहे हो, आप ना पार्लियामेंट के बाहर जाकर, गवर्नमेंट मशीनरी के बाहर जाकर, ऑफिस के आगे जाकर धरना प्रदर्शन दे रहे हो, लेकिन वो शांतिपूर्वक है, आप कोई वॉलंटरी हो रहे हो। ठीक है, अपने ग्रीवांसेस का रिड्रेसल पाने के लिए। तो ड्यू टू इट्स एफर्ट इट वॉज एबल टू सिक्योर वेरियस कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश, मतलब इन्होंने बहुत दरख्वास्त करी, पिटीशन करी। अब अंग्रेजों ने ये देखा कि ये पीसफुल भी हैं सारे के सारे लोग, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर और राधाकांता देव और जो भी इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स इट वॉज एबल टू सिक्योर वेरियस कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश। इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिली थी। ठीक है, देवर फॉर एग्जाम्पल अलाउइंग टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस। किसके रिगार्डिंग मिली थी? कि मंदिर जो भी चलते हैं, या जो ब्राह्मणों को जो जमीन मिली हुई थी, याद है ये पहले से ही मिली हुई थी ब्राह्मणों को जमीन। वैसे तो हमने मेडिवल इंडिया के अंदर देखा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रूलर्स ने जो ब्राह्मणों को, जो ये प्रीस्ट को जो वो बांटते थे जमीन, कौन से राइट्स बोलते थे उनको? ब्राह्मण्य राइट्स। अब बेचारे अगर इनसे टैक्स मांगा जाएगा तो यार ये कहाँ से टैक्स लाएं? जमीन का गुजारा, जमीन पर रहकर थोड़ा बहुत अपना गुजारा करके, हल्की फुल्की उसके बगल में खेती बाड़ी संभाल कर ये अपना गुजारा कर रहे थे। प्रीस्ट कहाँ से पैसा लाएं? कमाने को साधन ही क्या होता है? मंदिर की इनकम क्या कोई फिक्स इनकम होती है? अंग्रेजों के कार्यकाल में बड़े बड़े जो मंदिर भी थे, अगर वहां पर पुजारी भी थे, अंग्रेज लेकिन हर जगह पर इतना शोषण करते थे। इससे पहले मुसलमान शासन ने इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा शोषण करा लोगों का, और हिंदू मंदिरों में इतनी तोड़ फोड़ हुई। क्या फिक्स सैलरी होती है हर मंदिरों में? आज के समय में तो होती है, बहुत सारे मंदिरों में होती है, लेकिन यहां पर आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मतलब ब्राह्मणों के पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है? प्रीस्ट के पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं, है ना? तो देवर अलाउड टैक्स एग्जाम्पशन स्टेटस, मंदिरों के लिए अंग्रेजों ने अलाउ करा, एंड द लैंड फॉर ब्राह्मण्स। ठीक है, कि यहां पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। याद रखना, सिर्फ यहां पर मंदिरों की और ब्राह्मणों की बात हो रही है। यूपीएससी कल को कुछ और मेंशन करे, चर्च, मॉस्क, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस श्राइन्स, वो आंसर, वो स्टेटमेंट ठीक नहीं होगी। ओके,
यहां पर आपको काफी प्रिसाइज रहना है। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको 1843 में स्टैब्लिश करा गया था विद द कमांड एफर्ट्स ऑफ, यानी कि इसके फाउंडर से जॉर्ज थॉमसन along with द्वारकानाथ टैगोर, चंद्र मोहन चटर्जी, परमानंदा मित्रा। अब द्वारकानाथ टैगोर यहां पर भी जमींदारी एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ भी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन था जो कि जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों का मेंबर था, कॉमन मेंबर था। तो उसका आंसर क्या होगा? द्वारकानाथ टैगोर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इट रिप्रेजेंटेड द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। इसके मेन गोल्स क्या थे? टू कलेक्ट एंड डिसमिनेट स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, लोगों के हेल्थ के बारे में, लोगों के वेलबींग के बारे में। ठीक है, कि लोग जो हैं साफ स्वच्छता के साथ रहें और दवाइयाँ वो टाइम पे लें। आपको पता है कि बंगाल में टाइम टू टाइम फैमिन आने की वजह से, बीमारियां लगने की वजह से लोग काफ़ी बीमार भी थे यहाँ पर इस टाइम पर। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करवाई कि साफ स्वच्छ वाला जीवन बिताओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अपने आप को बीमार मत करो, बीमारियों से बचाओ और बीमारी अगर हो गई है तो उसका इलाज करवाओ। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, ये जर्नली देखो, ये वाली जो एसोसिएशन है ये लैंड होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये जो है यहां पर इट रिप्रेजेंटेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास। तो वही वाली बात है, ये चीज मतलब प्रूवन फैक्ट हो गया ना कि यहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो एसोसिएशन बनी, एक तो उनका रीजनल कैरेक्टर है, प्लस वहां पर जमींदार, लैंडलॉर्ड्स या फिर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस को, है ना। वो अलग बात है कि इसमें दरख्वास्त करी जा सकती है, लोगों के हित के लिए काम करा जा सकता है, गरीब जनसंख्या को के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन डोमिनेटिंग सीन तो इन्हीं का ही है ना, राइट। तो ऐसे हमें ना श्रेय एक पॉइंट भी मिलेगा आगे चलकर डिफरेंशिएट करने को कि कांग्रेस कैसे अलग थी और कैसे बेटर थी इन सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन के। मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस जब करवाई थी बुक क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कांग्रेस का जो नेचर था शुरू से वो कैसा था, उसको क्या बोला जाता है? इट वॉज अ डैश लाइक कोलिजन। बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा फ्रेज है कांग्रेस की तारीफ करने के लिए। बताओ क्या वर्ड यूज करवाया था मैंने आपको? इट वॉज अ डैश लाइक कोलिजन। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या पूछना चाह रहा हूं? फिर डैश मतलब क्या? नहीं है किसी को भी याद? क्या फायदा तुम लोग पे मेहनत करने का इतना? कांग्रेस जो है उसको श्रेया बोला जाता है, शाइनी बोला जाता है उसको, इट वॉज अ उसको बोला जाता है रेनबो लाइक कोलिजन। रेनबो लाइक कोलिजन क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब समझते हो ना इस फ्रेज का मतलब? अलग अलग जगह से, है ना, गरीब हो अमीर हो, किसी भी रीजन से हो, कांग्रेस में कोई भेदभाव नहीं था। दूसरा दूसरा टर्म, दूसरा फ्रेज जो कि कांग्रेस के लिए यूज करा जाता है इसकी तारीफ करने के लिए, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपने अंदर ये संभाल लेता था, फिर चाहे वो विमेन हो, एससी हो, एसटी हो, जर्नल तो है ही, एंड
people from various regions irrespective of their religious affiliations. किसी भी धर्म से वो बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्लियर है ये वाली बात. रेनबो लाइक कोलिजन वाला फंडा समझ में आया. कांग्रेस की तारीख में ऐसा क्यों बोला जाता है, और ये जो कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, एसोसिएशंस बनी, चिड़िया, ये कांग्रेस उनसे कैसे अलग है. यहां पर डोमिनेटिंग सीन तो आपको इन्हीं का दिख रहा है ना. मेंबर्स को भी कहां लिया जा रहा है ना शाइनी. मेंबर्स को भी कहां लिया जा रहा है, मेंबर्स के लिए, मतलब दूसरे लोगों के लिए काम करा जा रहा है. कांग्रेस में तो आप शामिल भी हो सकते हो. बात लीडर बनने की नहीं है, शामिल होने की है, अपनी वॉइस को रेस करने की है. आपको एक फोरम चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए. कांग्रेस ने वो प्रोवाइड करा. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम है, मतलब ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. अभी तक हम जितनी भी पढ़ रहे हैं ना, देखो इसकी तो इंपॉर्टेंस ही अलग है, क्योंकि ये पहली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा. लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी तक आपने जितनी सुनी है, उसमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको स्टैब्लिश करा गया था 1851 में. किसको? जो लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी ना, ये जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जा रहा है, ये देखो. यानी कि जो हम पॉइंट 4 पढ़ रहे हैं उसमें आप पॉइंट 2 और 3 को मर्ज कर दो. तो इट वॉज फॉर्म थ्रू द मर्जर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. मुझे एक बात बताओ, अब इसका सोशल बेस और ज्यादा वाइड हो जाएगा ना, मेंबर्स बढ़ जाएंगे. अगर मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है अगर श्रेया, और मुझे यह बोलना है इसमें कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मेंबर कौन, मैं ऐसा बोल सकता हूं, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राधाकांता देव, जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर की तो बात हो गई, चंद्र मोहन चटर्जी एंड परमानंदा मित्रा. जब ये दोनों मर्ज हो रहे हैं तो ये सारे मेंबर्स अब इसका पार्ट हैं. बताओ, फंडा लगा सकता हूं ये वाला मैं? यही नोट्स बनाने हैं आपको, यही नोट्स बनाने हैं. ओके. राजा राधाकांता देव, ये वही है, ये अलग मत सोचना है कोई और है, ये इन्होंने देव करके देव ऐसे लिख दिया, इन्हीं की बात हो रही है. राधाकांता देव कह लो, हम इनको देव कह लो आप, लेकिन देव मत लिखा करो, इनको देव ही बोला जाता था, DEB. एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, दे एक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली. प्रेसिडेंट कौन? राधाकांता देव. और द्वारकानाथ टैगोर जी कौन? सेक्रेटरी. इन्होंने दरख्वास्त करी, देखो हर जगह पर आपको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले या फिर कांग्रेस के शुरुआती दिनों में भी आपको पता है कि सारे के सारे लीडर्स पीसफुल थे, तो हम उनको क्या कहते हैं? मॉडरेट्स. मॉडरेट से अलग होकर कांग्रेस के अंदर कौन निकले थे? एक्सट्रीमिस्ट, आगे चलकर. लेकिन सबका क्या था फंडा? अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश हुकूमत और पार्लियामेंट के सामने क्या कर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने क्या करना ना? प्रेयर्स एंड पिटीशन. तो एक पिटीशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि इनके कुछ सजेशन जो हैं उनको इंक्लूड करा जाए, जो कंपनी का चार्टर रिन्यू करा जाना था उसमें. और कंपनी का चार्टर कब रिन्यू करा जाना था? 1851 में, जब ये फॉर्म हुई 2 साल के बाद. याद है कब, कौन सा साल? 1853. और 1853. और ये किसी को भी नहीं पता था ना कि लास्ट चार्टर होने वाला है ना, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ, 1857 की क्रांति हो जाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का करियर इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगा. और उसके बाद कौन सा एक्ट आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अबॉलिश करके इंडिया से विच रूल? क्राउन रूल. ठीक है. तो कंपनीज रिन्यूड चार्टर, कंपनी के जो चार्टर रिन्यू होने वाला है उसके अंदर हमारी कुछ बातों को इंक्लूड करा जाए. नंबर 1, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट पॉपुलर लेजिस्लेचर. यानी कि हमारी एक अलग से, जैसे मतलब मान लो कि उस टाइम पर मैं इसको, चलो आप एक बार के लिए इसको वो मान लो कि पार्लियामेंट मान लो कि एक इंडियन पार्लियामेंट की स्थापना होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, जिसके अंदर हिंदुस्तानी जो है वो शामिल हो. उसके बाद जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर को अलग करा जाए, सीनियर ऑफिसर्स की सैलरी जो है वो कट करी जाए, सॉल्ट और स्टैम्प ड्यूटीज जो सॉल्ट टैक्स लगता था उसको एलिमिनेट करा जाए. ठीक है. अगली ऑर्गेनाइजेशन है द इंडियन लीग. इनको बोल्ड करके यहां पर देना चाहिए था, इन्होंने लिखा नहीं, पता नहीं क्यों बनाया नहीं ऐसा. इंडियन लीग, द इंडियन लीग, इसको 1875 में स्टार्ट करा गया था बाय शिशिर कुमार घोष, SK घोष इनको शॉर्ट में बोलते थे. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि
देशभक्ति की भावना को जागरूक करना है लोगों के अंतर्गत, एंड टू एनकरेज पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग द मासेस। नेक्स्ट है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, नोन एज इंडियन नेशनल एसोसिएशन। कंफ्यूज मत होना, ये था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कैसे बना था? लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मर्ज करके, यानी कि आप ये भी कह सकते हो जमींदारी एसोसिएशन जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको मर्ज करके 2+3 को मर्ज करके बना 4 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की, और ये जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या कोई भी है, आप इसको पैन इंडिया का कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं इंटरप्रेट करोगे खुद से, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस एट रीजनल लेवल। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल, बंगाल का मतलब सिर्फ बंगाल और कहीं पर भी नहीं, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इट वॉज ऑल्सो नोन एज इंडियन नेशनल एसोसिएशन। बात मैं आपको भी बता रहा हूं कि अपनी मर्जी से आपको कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लगानी है कि ये इंडियन नेशनल है, ठीक है, या फिर इंडियन एसोसिएशन है। तो आप इसका पूरा नाम तो जान लो पहले, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है। ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना गया, लेकिन इसका कोई पैन इंडिया बेस नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। यही बातें याद रखने वाली हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ठीक है, हिस्ट्री, यहां पर आपके लॉजिक जहां लगना शुरू होते हैं वहां आप ट्रैप होना शुरू होते हो। चीजें पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे। बहुत कम जगह पर ऐसा होता है, सिर्फ 2 to 3% टाइम्स के आपका लॉजिक काम आ जाता है, और वो भी फिर तुक्के वाली बात होती है क्योंकि आप श्योर नहीं हो अपनी नॉलेज को लेकर, ठीक है। यहां पर आपको करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को श्योर। तो इसको 1876 में फाउंड करा गया था बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जिया एंड आनंद मोहन बोस। इसका एम क्या था? पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट को प्रमोट करना लोगों के अंतर्गत लेजिटिमेट तरीके से। कैसे? मतलब ब्रिटिशर्स को वो पेटिशन करेंगे, ब्रिटिशर्स कोई पॉलिसी वगैरह बनाई, इनकी एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से सारे लोगों को राहत मिले और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़े, या फिर वो अपलिफ्ट कर सके अपने आप को पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली और मटेरियली, ठीक है। तो इसका मकसद ये था कि हमें हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ना है एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी कि सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। एंड दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज लिमिट इन 1877। जो लोग इंडियन सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना है, अंग्रेजी हुकूमत ने क्या करा था, उनके लिए एज लिमिट कम कर दी थी, है ना। मतलब दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज लिमिट, लिमिट कम कर दी थी, है ना। लिमिट कम इन द सेंस कि अगर अभी तक बंदे 21 साल तक एग्जाम दे सकते थे तो उसको 18 साल 19 साल कर दिया गया। इसको कहते हैं कि लिमिट कम कर देना फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इन्होंने क्या डिमांड करी कि दे डिमांडेड साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इन इंग्लैंड, और इंडिया के अंदर भी कंडक्ट करवाओ, ठीक है, क्योंकि हर किसी का बाहर जाना संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पर्सन अगर एग्जाम दे रहा है तो अंग्रेज जो है उसको फ्री में लेकर जाएंगे या व्यवस्था करवाएंगे उसकी, या सब्सिडी देंगे ट्रैवल पर, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस टाइम पर इंग्लैंड में कहां पर होते थे एग्जाम? आईसीएस के किस जगह पे? हेलीबरी कॉलेज ऑफ लंदन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सिविल सर्विस एग्जाम जो है इंडिया में इंग्लैंड में जो हेलीबरी कॉलेज में कंडक्ट होते हैं, उसके अलावा इंडिया में भी कंडक्ट करवाया जाए। और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती है भारत के अंदर, उनका इंडियनाइजेशन उन पोस्टों में है। इंडियनाइजेशन का मतलब क्या है? भारतीय मूल के लोगों को उसमें भर्ती करा जाए। एंड दे लेड अ कैंपेन अगेंस्ट द रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, के कोई भी, याद है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के, कोई भी अपने घर पर हथियार नहीं रख सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी, पाया गया तो उसको फिर जेल की सजा हो जाएगी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर हर चीज आपको इनसे वेरीफाई करवानी है, कोई भी आर्टिकल पब्लिश करवाने से पहले, है ना। तो ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर ओपन इन अदर टाउन्स एंड सिटीज ऑफ बंगाल एंड इवन आउटसाइड बंगाल। बंगाल के बाहर तक है, लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आउटसाइड बंगाल का मतलब पैन इंडिया नहीं है। कहीं आप ये टर्म देखकर ये जो है बिल्कुल बह जाओ कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन नाम से ही लग रहा है, नाम से लगने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर ओपन इन अदर टाउन्स एंड सिटीज ऑफ बंगाल, बंगाल के बाहर भी, लेकिन पैन इंडिया बेस नहीं था इसका। इट्स मेंबरशिप फी वॉज केप्ट लो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द एसोसिएशन। अब ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थोड़ा सा बनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की तरह, रेनबो लाइक कोलिशन, ठीक है। तो क्यों देखो, हर एक एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए ना मेंबर्स को कुछ ना कुछ एक फीस देनी पड़ती थी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से संस्था है,
इसको चलाना है, मेंटेन करना है, एक्टिविटीज़, पर्चे वगैरह बांटना, लोगों के अंदर जागरूकता जगाने के लिए जो होर्डिंग्स हैं, जो प्लाकार्ड्स हैं, उनको लगवाना, उनको मतलब मोर्चे निकालना या फिर पिटिशंस की दरख्वास्त करना, इंग्लैंड तक लेटर पहुंचाना, इसके लिए पैसा तो लगेगा ना। तो एक मेंबरशिप फीस भी होती थी और बाद में जितने भी फाउंडर्स होते थे ये भी कंट्रीब्यूट करते थे। आप ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक कॉमन रूल लिख सकते हो कि सबकी एक मेंबरशिप फीस होती थी। और इन्होंने, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा भी होती थी, इस वजह से भी लोग इनको ज्वाइन नहीं कर पाते थे। पहली बात तो आउटसाइडर्स की एंट्री इतनी आसान थी नहीं, क्योंकि ये डोमिनेटिंग सीन्स पर ही रहते थे। ये आपको देखने से ऐसे लग रहे हैं कि ये ऐसे ऐसा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए दरवाजे खोले ही नहीं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन एसोसिएशंस में। पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल के अंदर जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसने फीस कम रखी। और उसका फीस कम रखने का मकसद यही था, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पूरर सेक्शंस टू द एसोसिएशन, के वो भी इसका पार्ट बन सके। बाद में दिस एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कुछ भी कह लो, इट गॉट मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। और आईएनसी कब बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885, अगले ही साल ये मर्ज हो गई इसमें। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।